हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, मॉर्टगेज देखा था, सेक्शन 58। समझ में आया था कि नहीं? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें से। ये बताइए, किसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, कौन से टाइप के मॉर्टगेज में, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन मॉर्टगेज का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेक्शन 60। क्या है, मॉर्टगेजर राइट टू रिडीम। देखिए, ऐसे तो टीपीए में मॉर्टगेजर के पास बहुत सारे राइट होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि राइट टू रीट्रांसफर टू थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर वो मॉर्टगेजी से ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर ना करके तुम किसी थर्ड पर्सन को कर दो, तो मॉर्टगेजी को वो भी करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, कि जब तक प्रॉपर्टी उसके पास है, मॉर्टगेजी के पास, तो अगर डॉक्यूमेंट उसके पास हैं तो वो उनको जाके कभी भी चेक भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे राइट हैं, लेकिन हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, राइट टू रिडीम, सेक्शन 60। ठीक है, टीपीए में क्या देखेंगे हम लोग, सेक्शन 60 मेन राइट जो है इसका, किसका, मॉर्टगेजर का राइट टू रिडीम किसके पास होता है, मॉर्टगेजर पास। मॉर्टगेजर कौन होता है? अरे भाई, जिसने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखी है, जो जिसने लोन लिया है और लोन लेते समय अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्टगेजर। कल तो हमने ये बात बताई थी ना, ये तो बेसिक है, मॉर्टगेजर कौन है, मॉर्टगेजी कौन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं राइट टू रिडीम क्या है भाई। देखिए, राइट टू रिडीम जो होता है इसका, जैसे मैंने कल बताया था कि मेन जो राइट है यही है। अगर मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, राइट टू रिडीम के साथ दो कॉन्सेप्ट और जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है तो वो हमेशा मॉर्टगेज ही मानी जाएगी। ठीक है, इसके साथ राइट टू रिडीम एक कॉन्सेप्ट होता है जो इसको फुलफिल करता है। ठीक, और राइट टू रिडीम के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ जाता है, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। ठीक है, उसी के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, क्लॉक ऑन रिडम्पशन, कि आप राइट टू रिडीम के ऊपर कोई भी क्लॉक नहीं लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं जोड़ सकते हैं जिससे राइट टू रिडीम नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, या इसका जो राइट है जो मॉर्टगेजी का, वो राइट टू रिडीम जो है वो उससे दूर जा रहा हो, ऐसा आप कोई उसमें कंडीशन भी नहीं लगा सकते। चलिए, तो सेक्शन 60 देखते हैं, राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम। चलिए, वही बात है, मैंने राइट टू रिडीम लिख दिया, मॉर्टगेजर अलग से लिख दिया। ठीक है, एक ही बात। पढ़िए एट, चलिए पढ़ने से पहले इसका थोड़ा बेसिक आपको समझाते हैं। राइट टू रिडीम क्या होता है। देखिए, जैसे ए ने अपनी अगर कोई भी मकान जो है वो बी को मॉर्टगेज किया है, ठीक, मॉर्टगेज किया है, तो क्या होगा, एक राइट, अगर इसने मॉर्टगेज किया है तो मैंने जैसा कि कल बताया था, तो इसको ये प्रॉपर्टी वापस लेने का ये बी से हमेशा राइट रहेगा। कब भाई, जब जितना इसने लोन लिया है, जो लोन लिया है उसने वो पेड कर दे, है कि नहीं। अगर वो पेड कर देता है तो इसे मिल जाएगा। या कब तक रहेगा, जो टाइम पीरियड जो फिक्स उन लोगों ने किया हो, या उन लोगों ने फिक्स किया हो, या लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, अगर इसने मान लीजिए इसने ये इसको मॉर्टगेज किया था इस कंडीशन पे कि मैं ये प्रॉपर्टी 5 साल में आपसे ले लूंगा। ठीक है, अगर 5 साल में मैं पैसा ना दूं तो फिर आप राइट टू सेल के लिए अप्लाई कर देना कोर्ट में, है कि नहीं। जिस टाइप का मॉर्टगेज होगा उसी हिसाब से आप अपनी कार्रवाई करना। बी के पास क्या है, बी के पास भी राइट है कि वो राइट टू सेल के लिए अप्लाई कर दे कोर्ट में, या राइट टू फोर क्लोजर के लिए चला जाए। ठीक है, या राइट टू जो उसने मनी दी है, जो डेप्थ है, उसको वापस लेने के लिए कोर्ट में चला जाए। ये 2-3 राइट इसके पास होते हैं। ठीक, तो जब तक इसमें से कोई राइट कोर्ट ने से, जैसे मान लीजिए, कब तक इसके पास टाइम पीरियड होगा राइट टू रिडीम का, हम लोग ये देख रहे हैं। पहला तो ये कंडीशन, जितना टाइम पीरियड इन लोगों ने फिक्स किया हो। ठीक है, मान लीजिए 5 साल इसने फिक्स किया है इन्हें कि 5 साल के अंदर मैं तुम्हारा पैसा देके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा, तो ये 5 साल इसके पास टाइम पीरियड है। ठीक, इसके अलावा भी क्या टाइम पीरियड होगा,
लिमिटेशन एक्ट, अगर लिमिटेशन एक्ट में बार नहीं हो रहा है वो प्रॉपर्टी लेने से, मान लीजिए 30 ईयर्स है, तो ये भी टाइम पीरियड इसके पास होगा। ठीक। तीसरी बात, जब तक ये बी जो है किसी अपने राइट्स के थ्रू, मान लीजिए इसके पास राइट टू सेल था, ठीक, फोरक्लोजर था, ठीक है, और रिकवर डेप्थ था, अगर इसमें से किसी राइट्स के थ्रू वो कोर्ट में जाके अगर उसने इसका राइट एक्सटिंग्विश ना कर दिया हो तो तब तक ए के पास ये राइट टू रिडीम का राइट रहेगा। अगर मान लीजिए बी कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है राइट टू सेल का, अब ये प्रॉपर्टी सेल हो गई, सेल होके पास सी के आ गई, अब इसके पास थोड़े राइट है कि वो रिडीम कर ले, अब वो रिडीम थोड़े कर पाएगा। तो ये चीजें बस राइट टू रिडीम की बात करता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या है। सेक्शन 60 को रीड मारिए जरा, तब पता चलेगा आपको क्या है इसमें। देखिए, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, ठीक है, कि एट एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल मनी हैज बिकम ड्यू, कि भाई प्रिंसिपल मनी ड्यू है, ठीक। द मॉर्टगेजर हैज ए राइट ऑन पेमेंट और टेंडर एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस ऑफ द मॉर्टगेज मनी टू रिक्वायर द मॉर्टगेजी। ठीक, क्या होता है भाई, कैसे ये करेगा अपना राइट टू रिडीम, कि भाई जो तुमने मनी लिया है वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे तुम बी को दे दो। तो क्या होगा, तो बी को क्या करना होगा, मॉर्टगेजी को ए, ठीक है, टू डिलीवर टू द मॉर्टगेजर द मॉर्टगेज डीड एंड ऑल डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग टू द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी विच आर इन द पोजीशन और पावर ऑफ द मॉर्टगेजी। अगर इसने पैसा दे दिया है तो इसमें 3 बातें लिखी हैं, ए, बी और सी करके, ठीक है। सेक्शन 60 के 3 बातें इसमें दी हुई हैं। अगर ए ने बी का पैसा दे दिया प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे, तो बी को क्या करना होगा, सबसे पहले उसे ये करना होगा कि अगर उसके पास टाइटल है, ठीक है, उसके पास उस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कौन सा था, मॉर्टगेज बाय टाइटल डीड था, ठीक है। अब तो उसमें क्या करना होगा उसे, तो उसे जो भाई आपके पास डॉक्यूमेंट है बी के पास, वो उसे वापस दो, है कि नहीं। चलिए दूसरी बात, बी, वेयर द मॉर्टगेजी इन पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेजर। अगर बी के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन था तो भाई वो पोजेशन ए को दो वापस, उसने पैसा दे दिया, पोजेशन वापस दो, बेसिक चीजें हैं, ठीक। सी क्या बोलता है, एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्टगेजर, कि एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्टगेजर एदर टू रीट्रांसफर द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू हिम और टू सच थर्ड पर्सन as he may direct to execute, and where the mortgage has been affected by the registered instrument to have registered acknowledgement in writing that any right in derogation of the interest transferred to the mortgagee has been extinguished। क्या है भाई ये, इसमें ये कहता है कि अगर मॉर्टगेजर के ही खर्चे पे, इसके खर्चे पे, ठीक है, ए के खर्चे पे ही अगर ए कहता है कि तुम ये मुझे नहीं, तुम ये प्रॉपर्टी मुझे वापस ना करके तुम ये सी को वापस कर दो, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाती है ना। मान लीजिए पहले इसने इसे 5 लाख रुपए में बी को ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी, ठीक है, अब वो देख रहा है कि हम 5 साल में वापस नहीं ले पा रहे, इसने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को सी को सेल करने की बात कर ली, ठीक, सी को सेल करने की बात कर ली, तो ए बी से क्या कहेगा, ये लो अपने 5 लाख रुपए और ये प्रॉपर्टी तुम सी को दे दो, ठीक, लेकिन खर्चा इसमें एक को ही करना पड़ेगा एट दी कॉस्ट ऑफ मॉर्टगेजर। चलिए इतनी बात समझ में आई, बेसिक है, इसमें क्या कुछ है थोड़े। प्रोवाइडेड एट द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन हैज नॉट बीन एक्सटिंग्यूज्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। इसमें बोला है कि जो इसमें राइट दिया हुआ है ना तो वो एक्ट ऑफ पार्टीज के और ना डिक्री ऑफ कोर्ट से दूर होगा, एक्सटिंग्यूज नहीं होगा, ठीक है। द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड राइट टू रिडीम। इस जो राइट इस सेक्शन में दिया जा रहा है उसको हम राइट टू रिडीम कहेंगे, ये मैंने लिखा है। चलिए, एंड ए सूट टू इन्फोर्स इट इज कॉल्ड ए सूट फॉर रिडम्पशन, है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू रेंडर इनवैलिड एनी प्रोविजन to the effect that if the time fixed for the payment of the principal money has been allowed to pass or no such time has been fixed, the mortgagee shall be entitled to reasonable notice before payment or tender of such money।
क्या होता है। अब भाई ये टाइम लैप्स हो गया ना, 5 साल था, 5 साल में वो नहीं ले पाया, उसके बाद भी मॉर्टगेजी को उसे नोटिस देना पड़ेगा और उसे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। देखो तुम इतने दिन में नहीं अगर दे रहे हो तो मैं इसे राइट टू सेल के लिए जा रहा हूं फिर, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, ये क्या दिया हुआ है भाई, रिडम्पशन ऑफ पोर्शन ऑफ मॉर्टगेज। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि एक बार रीड मार लेते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एंटाइटल ए पर्सन इंटरेस्टेड इन शेयर ओनली ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू रिडीम हिज ओन शेयर ओनली। क्या क्या बोलता है कि इसमें ये नहीं पावर दे रहा है कि अगर किसी का इसमें शेयर है, मान लीजिए 2-3 लोग से ज्यादा हैं, तो जिसमें इसका शेयर है ना, तो ये नहीं सिर्फ वो अपना शेयर ही वापस ले ले, मतलब अपने शेयर का पैसा देके उतना वापस ले ले, ठीक है, जब तक मॉर्टगेजी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। इसको पूरा रीड मार लीजिएगा। चलिए अब देखिए, इतना आपको अब समझ में आ गया होगा कि राइट टू रिडीम क्या है। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए, इसी राइट टू रिडीम को बरकरार रखने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था, क्या, कुछ नहीं इसमें याद रखना है, वंस ए मॉर्टगेज, ये मेंस में भी कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, ऑलवेज ए मॉर्टगेज, ठीक, क्या है भाई, वंस ए मॉर्टगेज ऑलवेज ए मॉर्टगेज। अगर ये भी लिख के आ जाए तो आपको सेक्शन 60 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है। तो ये क्या कहता है, वंस ए मॉर्टगेज ऑलवेज ए मॉर्टगेज, इसका मतलब ये होता है, देखो भाई, अगर एक बार किसी ने प्रॉपर्टी अगर मॉर्टगेज पे रखी है, ठीक है, तो वो हमेशा मॉर्टगेज ही मानी जाएगी, वो कभी ये नहीं कि इसको सेल मान लिया जाए, ठीक है। अब इस पे ए का राइट हमेशा रहेगा जब तक इसको बी, ये इस पे ए का राइट हमेशा रहेगा, कब तक, जब तक ये बी जो है कोर्ट के थ्रू राइट टू सेल या फोरक्लोजर और या राइट टू रिकवरी ऑफ डेब्ट, इसके थ्रू इसके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं कर देता। और जब तक इसके राइट एक्सटिंग्विश नहीं होंगे तब तक इसके पास राइट टू रिडीम का हमेशा रहेगा। चलिए अब एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए जो इसमें जो क्या हुआ था, बी जो है, मान लीजिए कि बी कोर्ट से राइट टू सेल का ऑर्डर ले आया, ठीक, राइट टू सेल का कोर्ट ने डिग्री पास कर दी, ठीक, कि भाई इसका पैसा जो है तुम ए का, जो बी का पैसा जो है इस मकान को बेच के दिया जाए, ठीक, यही तो होगा राइट टू सेल। चलिए वो राइट टू सेल का ऑर्डर ले आया। अब क्या होगा, ये डिग्री एग्जीक्यूट कराई जाएगी। आपको पता है कि डिग्री पहले पास होती है फिर एग्जीक्यूट होती है। अब मान लीजिए ऑर्डर तो आ गया, ऑर्डर आ गया, डिग्री आ गई इसको सेल की, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो यहां तक कि ए के पास तब भी राइट रहेगा कि इसको एग्जीक्यूट होने से पहले भी अगर ए बी को पैसा दे देता है तो ये राइट टू सेल रुक जाएगा, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एग्जीक्यूट होने से पहले ए पैसा दे दे बी को तो भी उसके पास राइट टू रिडीम रह जाएगा, है कि नहीं। राइट टू रिडीम इतना पावरफुल होता है, ठीक है। डिग्री आने के बाद भी एग्जीक्यूशन से पहले अगर वो पैसा दे दे तो उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। चलिए अब इसीलिए इसको वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज बोलते हैं। देखिए प्री में एक क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज, ये किससे आया था, मतलब किस केस में आया था। तो इसमें 2 केसेस हैं, ठीक है। पहला हैरिस वर्सेस हैरिस, हैरिस वर्सेस हैरिस, ठीक। दूसरा वेरनॉन वर्सेस बेथल, वेरनॉन वर्सेस बेथल। ये दोनों केसेस जो हैं ये दोनों ही इसी के हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ये आता है कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज किस चीज का कॉन्सेप्ट है, तो आप मान लीजिए सेक्शन 60, ठीक है। अगर ये आता है वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज किस केस में हेल्ड हुआ था, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन हो तो उस पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। या हैरिस वर्सेस हैरिस या वेरनॉन वर्सेस बेथल। हैरिस वर्सेस हैरिस उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पीडीएफ पेपर उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन आया था कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज केस का इसका लीडिंग केस कौन सा है, तो आपको टिक मार के आना है हैरिस वर्सेस हैरिस। हिमाचल प्रदेश में ये वाला आया था क्या कि वेरनॉन वर्सेस बेथल किसका लीडिंग केस है, तो वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज का, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा।
चलिए, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है क्लॉग ऑन रिडम्पशन। क्लॉग ऑन रिडम्पशन क्या है भाई? ये क्लॉग ऑन रिडम्पशन भी इसी की एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अब आप ये तो जान गए कि राइट टू रिडीम को आप डायरेक्टली उससे नहीं छीन सकते, ये से है कि नहीं? राइट टू रिडीम तो उसके पास रहेगा ही रहेगा। आपको ध्यान है, हम लोगों ने देखा था जब चार्ट बनाया था, तो उसमें अगर कोई भी मॉर्गेज है तो मॉर्गेजर के पास राइट टू रिडीम होगा ही होगा। ध्यान है कि नहीं है? अब इसी में आप ये देखिए क्लॉग ऑन रिडम्पशन क्या है कि अब आदमी ने एक तरीका ढूंढा कि क्यों ना ऐसी कोई कंडीशन लगा दें। क्या है कि ऐसी कोई कंडीशन लगा दें जिससे डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम इसके राइट टू रिडीम को उससे अलग कर दें। कैसे? मान लीजिए मैंने कंडीशन लगाई कि देखो तुम पैसा देने के बाद भी, डेप्थ देने के बाद भी तुम 5 साल तक प्रॉपर्टी को, मतलब जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्लॉग ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये लगा दिया कि तुम मॉर्गेज प्रॉपर्टी को 50 साल तक रिडीम नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते, तो ये अननेसेसरी जो डिले हो रहा होगा, ठीक है, वो इसको राइट टू रिडीम को डायरेक्टली तो वो नहीं दूर कर रहा है, लेकिन आप अननेसेसरी कंडीशन लगा के उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो इनको क्लॉग ऑन रिडम्पशन कोड मानता है। और कोई किसी भी टाइप के मॉर्गेज में अगर कोई भी क्लॉग ऑन रिडम्पशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो मॉर्गेजर के राइट टू रिडीम को एक्सटेंड अगर डिस्टर्ब कर रही है, तो उसको कोर्ट वॉइड मान लेगी। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन ये मानेगी ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। तो किस टाइप की कंडीशन हो सकती है? अननेसेसरी टाइम उसका एक्सटेंड करना, पेमेंट होने के बाद भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना होना, या कोई स्ट्रिक्ट रूल बना देना कि देखो तुमने 1 साल के अंदर पैसा नहीं दिया तो फिर तुम अपनी प्रॉपर्टी कभी वापस नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए जनरल रूल क्या है, अगर 1 साल का टाइम फिक्स हुआ है उसके बाद भी उसे नोटिस देना पड़ेगा कि भाई साहब अब जो है आप 1 महीने के अंदर इसे ले लो। ठीक है, जो भी कोई टाइम दे, अगर आप नहीं पैसा वापस करोगे तो मैं राइट टू सेल के लिए जा रहा हूँ कोर्ट में। ठीक है, तो ये उसे प्रॉपर टाइम मिल जाएगा ना। और राइट टू सेल के लिए भी जाएगा, उस समय भी जब तक डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक भी अगर वो पैसा दे दे तब भी उसका राइट टू रिडीम रह जाएगा, उसे प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ये छोटी मोटी चीजें थी जो सेक्शन 60 में दी हुई है। ठीक, इसके अलावा क्या था इसमें और कुछ है क्या? और आप ये 60A रीड मान लीजिएगा, ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर थर्ड पर्सन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये कहता है बी से कि तुम थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दो तो वो ट्रांसफर कर सकता है। कुछ इसमें नहीं है, चुपचाप रीड मान लीजिएगा बस। 60B क्या बोलता है? राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। भाई मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है बी के पास तो वो कभी भी उन्हें देख सकता है। ठीक है, अब राइट टू रिडीम सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली। अगर उसने 2-3 प्रॉपर्टी इसी के पास मॉर्गेज रखी हैं, ठीक है, ए के पास 3 मकान थे, ए के पास 3 मकान थे, ठीक है, 1 2 3, उसने ये तीनों ही मकान जो है एक आदमी को मॉर्गेज कर दिए बी को। ठीक, अब इसके पास राइट है कि मान लीजिए ये तीनों मकान, ये वाला 2 लाख में किया, ये वाला 3 लाख में किया, ये वाला 5 लाख में किया, तो ये एक एक करके भी वापस ले सकता है, रिडीम कर सकता है। ठीक है, 2 लाख रुपए दे दिए, ये वाली प्रॉपर्टी छूट गई, 3 लाख दे दिए, ये वाली प्रॉपर्टी छूट गई, बाकी दे दिया, ये वाली प्रॉपर्टी छूट गई। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए ऐसे ही आप देख लीजिएगा। इसमें अगला मैं आपको इसमें सेक्शन पढ़ाऊंगा 67, 68, 69। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉर्गेजी के राइट की। मॉर्गेजी राइट टू फोरक्लोजर, सेल और राइट टू सू फॉर मॉर्गेज मनी और पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। कब वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कब वो प्रॉपर्टी उसकी सेल कर सकता है। यहाँ पर क्या वो राइट टू सेल क्या बी अपने आप इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? 67, 68, 69। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 81। एक बार आप रीड मान लीजिएगा, इसके अंदर से कहीं से कुछ नहीं आता, जितने मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ बस उसमें से आता है। ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी
और बाकी सब एक बार आप रीड मारते हुए चले जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 81 पढ़ेंगे, 82 पढ़ेंगे, फिर 91, 92, 93, 94। ठीक है, इतने सेक्शन और देखेंगे हम लोग मॉडल। ठीक है, थैंक यू।